हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उसमें इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आ जाएगा, फिर हम इसका यूनिट राइट करेंगे, देन एग्जाम्पल, और फिर फैक्टर लिखेंगे, कौन कौन से फैक्टर इस पर अफेक्ट होते हैं। ठीक है, फैक्टर लिखेंगे, और सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड में हम क्या कहेंगे कि टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट पीरियड्स एंड ग्रुप में किस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बात है वो हम देखेंगे जब भी हम किसी एटम का जिक्र करेंगे, जैसे सोडियम का एक एटम है। ठीक है, इसके देखें जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जो सेकंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, और जो इसका लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये इसके लिए 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये अपना जो है 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है कि एटम जब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं ना, जब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट कैसे फुल होगा कि अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। अब कोई भी एटम इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिमूव करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये खुद ब खुद लूज नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जो एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शेल से बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। या आयन बनाने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था, तो मैंने सोचा यहाँ पे आपको डिफाइन कर दूँ। ऑक्टेट रूल क्या है, इट डिक्टेट्स दैट एटम आर मोर स्टेबल व्हेन देयर वैलेंस शेल्स आर फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। जब उसने कहा कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ना इसके बाद कोई शेल नहीं है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे एक और शेल होगा, फिर उसके बाद एक और शेल होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस शेल से उस शेल में जाएगा, फिर उस शेल से नेक्स्ट शेल में जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस शेल से नेक्स्ट शेल में जाएगा तो हम ये एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अच्छा, हमेशा हम एनर्जी क्यों देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बोहर में पढ़ा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने एक शेल में रहता है तो ना वो एनर्जी लूज करता है ना वो एनर्जी गेन करता है। फिर उसने हमें बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर शेल से इनर शेल में जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। या इस तरह से आप कह देंगे कि जब वो इनर शेल से आउटर शेल में जाता है तो वो एनर्जी को गेन करता है। ये बात हमें किसने बताई थी, बोहर ने कही थी कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रहता है ना वो एनर्जी लूज करता है ना वो एनर्जी गेन करता है। ठीक है, अच्छा, जब एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है ना तो वो एक पॉजिटिव साइन गेन करता है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि वो केटाइन बन गया है, केटाइन बन गया है या आयन बन गया है। ठीक है, या हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आयन बनाने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की कम से कम मिकदार विच इज़ रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फ्रॉम द बैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। फ्रॉम द बैलेंस शेल क्या होता है, बैलेंस शेल का मतलब होता है जो सबसे आखिर वाला शेल होता है, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला। ठीक है, अकेला गैसियस एटम में से के वैलेंस शेल से बात आ जाती है। ये क्वेश्चन मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या सारे ही जो एटम है वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, तो बेटा ऐसा नहीं है, सारे एटम जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। द ऑक्टेट रूल इज ओनली एप्लीकेबल टू द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही ऑक्टेट रूल करते हैं फॉलो। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, हेलोजन आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, नाइट्रोजन आ जाती है एंड कार्बन आ जाती है। ये कुछ मेन ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो सिर्फ ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं।
अब यहाँ पे ना आप एक एग्जांपल देखें, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि है ना हम एक लोहे की ना आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब लोहे को हम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक लोहा लिया है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। हम इसको हीट करेंगे, हीट करते हुए हमने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की, 100 जूल। जब लोहे सॉलिड को हीट किया वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, ठीक है। अब लिक्विड को हमने फिर हीट किया, अब हमने क्या टेम्परेचर प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड की 150 जूल। अब इस लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब गैस में कन्वर्ट करने के बाद ये जो थे ये एटम अलग-अलग सेपरेट हो गए। अब हमने इसमें से एक एटम ले लिया, ठीक है। अब इस एटम में से हमने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको बाहर रिमूव करवाना है। अब इस एटम को बाहर रिमूव करवाने के लिए जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की है वो क्या है, 50 जूल। अब इस इलेक्ट्रॉन में से जब हम वो एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, लेकिन अगर ये देखा जाए ये वाली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की है वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। और इसी तरह से लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की है वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है, वो क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। जस्ट यहाँ से इस एटम में से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए और इसको जो आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हम पर रिक्वायर्ड थी वो क्या थी, आयोनाइजेशन एनर्जी थी, ठीक है। यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। और अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन को देखा जाए तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से मतलब आयोनाइजेशन, ई से एनर्जी। अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे हम एक सोडियम की एग्जांपल लेंगे और एक मैग्नीशियम की एग्जांपल लेंगे। अब सबसे पहले हम सोडियम की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब सोडियम को जब हमने सोडियम आयन में कन्वर्ट किया हमारा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। जो हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ठीक है, चेंज इन एनर्जी क्या है ये आपने खुद ही याद करनी है, ठीक है, 496 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसी तरह से अब आप एक मैग्नीशियम की एग्जांपल ले लिए, मैग्नीशियम में से हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या हो गया, Mg+1। जो इसकी हीट थी वो क्या थी, 738 किलो जूल पर मोल। अब हम एक और थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो प्लस पॉजिटिव है ना, +1 है, इसमें से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, Mg+2 और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब जो इसकी हीट होगी वो क्या होगी, 1450 किलो जूल पर मोल। बट बहुत सी बुक्स पे ना यहाँ पे जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, 1451। बेटा वो वैल्यू भी सही है और ये वैल्यू भी सही है, ठीक है। अगर अब हम देखते हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में बहुत दफ़ा आया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द फैक्टर्स, वो फैक्टर्स लिखें विच अफेक्ट ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी, जो आयोनाइजेशन पे एनर्जी पे इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है, एटॉमिक साइज, या आप इसको कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस। अच्छा, इसको ना समझने के लिए आपने एक चीज़ समझनी है कि हमारे पास 2 एटम है, एक ये एटम है इसका साइज़ जो है वो स्मॉल है और एक ये एटम है इसका साइज़ जो है वो बिग है। अब इसमें से भी हमने ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है और इसमें से भी हमने ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक है। हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ ने कहा था कि ये क्या है, लो सेपरेशन बिटवीन दो चार्जेस के दरमियान जितनी सेपरेशन कम होगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। देखो अब ये जो है इसमें और इसमें सेपरेशन कम है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसमें और इसमें सेपरेशन ज़्यादा है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। अच्छा, अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसको में से अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम रिक्वायर होगी। मतलब जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी हमें चाहिए होगी और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उतनी ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी हमें चाहिए होगी। आप कह सकते हो कि अगर साइज स्मॉल है एटम का तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और अगर स्मॉल जो साइज़ जो है वो बिग है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। हम कह सकते हैं कि इसका जो रिलेशन है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर तो एटम का साइज़ बिग है तो उसमें एनर्जी कम रिक्वायर होगी, लेकिन अगर तो एटम का साइज़
स्मॉल है तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। ये आपने इसका फर्स्ट फैक्टर देखा है, आपको बेसिकली इसका जो पॉइंट है ना ये याद होने चाहिए, ठीक है। अब जो दूसरा फैक्टर है वो कौन सा है, शील्डिंग, या हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एटम। इफेक्ट ऑफ एटम क्या होता है, ठीक है। ये ऐसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस शेल पर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 2 एटम को अज्यूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने शेल हैं, एक शेल और इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो जो इसकी अट्रैक्शन है वो कम हो गई है और इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी शील्डिंग इफेक्ट है वो कम है तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ये क्या है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हमने 2 फैक्टर्स पढ़े हैं, पहला क्या है एटॉमिक साइज एंड दूसरा क्या है शील्डिंग इफेक्ट। ये दोनों जो हैं ये बोथ फैक्टर्स जो हैं वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों में से कोई एक भी बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन कम हो जाएगी, या दोनों में से कोई एक भी कम होगा तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब हम अपने थर्ड फैक्टर की तरफ आते हैं, हमारा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या आप इसको कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आपने एक ये न्यूक्लियस देखना है और एक ये न्यूक्लियस देखना है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है जो हमने बाहर निकालना है और इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन है जो हमने बाहर निकालना है। अब ये वाला जो न्यूक्लियस है ना इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है 7, और इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना तो इसमें जो अट्रैक्शन है ना इलेक्ट्रॉन पर वो अपनी तरफ खींचने की ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है वो ये जो 7 के 7 आपके इलेक्ट्रॉन है ना इसको बहुत मजबूती से अपनी तरफ खींचता है। लेकिन यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2 है, तो यहाँ पे जो हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये कम होगा और ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से अपनी तरफ नहीं खींचेगा, ठीक है। आप कह सकते हो कि अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना इंक्रीज हो रहा है तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा थे तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था और आपकी आयोनाइजेशन भी ज़्यादा थी। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन 2 है तो जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी कम है और जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी कम है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी की। अगर ये इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन भी इंक्रीज होगी, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। हमने जो पहले 2 फैक्टर पढ़े थे वो क्या थे, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, और जो हमारा थर्ड फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हम अपने फोर्थ फैक्टर की तरफ जाएंगे कि जो हमारा लास्ट फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। मतलब इसमें हम क्या है कि हम किस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, एस में से, पी में से या डी में से। याद रखना है कि जो एस ऑर्बिटल है ना ये न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होता है, फिर पी उससे दूर होता है, डी उससे दूर होता है, ठीक है। ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि जो चीज़ न्यूक्लियस के करीब होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी ज़्यादा होगी, या जो चीज़ न्यूक्लियस से दूर होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी ज़्यादा होगी। ये चीज़ आती है माइंड में, तो हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ न्यूक्लियस के करीब होगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एस ऑर्बिटल है ना इसमें सबसे ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर उससे कम किस में है, पी में है, देन सबसे कम डी में है और उससे कम किस में है, एफ में है। और यही जो ट्रेंड है ना यही हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी का है कि आयोनाइजेशन से एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके लिए रिक्वायर होती है, एस में, फिर उसके बाद पी में कम रिक्वायर होती है, फिर उससे कम डी में रिक्वायर होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किस में इस्तेमाल होती है, एफ में इस्तेमाल होती है, ठीक है। जो 4 फैक्टर हमने पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आयोनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटल ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।